हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अवश्य ठीक होंगे। आज हम इतिहास के विषय में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे इतिहास की परिभाषा क्या है। देखिए, इतिहास की जो परिभाषा है उसका बहुत साधारण भाषा में अगर बोला जाए तो होता है बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन ही इतिहास है। यानी जो घटना बीत गई है उसका क्रमबद्ध तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना है, उसी को इतिहास कहते हैं। अब देखिए, लाखों वर्ष पुरानी अगर हमें बात जानना है तो कैसे जानेंगे। उसके लिए हमारे पास स्रोत होना चाहिए इतिहास को जानने के लिए। जैसे कि आप ये बताइए, जैसे गांव में किसी व्यक्ति को अगर जानना हो, जैसे मान लीजिए आज अपने 5-6 पीढ़ी के विषयों में 5-6 पीढ़ी पीछे जानना हो, अगर जानना, इसके लिए आप कैसे जानेंगे। इसके लिए जानेंगे, कहीं आपके परदादा द्वारा कोई लिखा चीज़ हो पत्थरों पर, उनका नाम आपको जानकारी हो जाएगी। साथ ही साथ कोई उनके समकालीन कोई व्यक्ति रहा हो तो उसके माध्यम से पता चल जा सकता है, तो उनके दोस्त से पता चल जा सकता है। तो इन सब बातों में यानी क्रमबद्ध तरीके से जो बातें हमें याद चाहिए उसे हम इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। तो जो भारत के इतिहास जानने के लिए हमें बहुत सारे स्रोतों को नहीं अध्ययन कर, बस 2 ही स्रोत को देखना है। एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत, और एक स्रोत आपको विदेशी स्रोत। सबसे पहले आते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम जानेंगे अभिलेख। अभिलेख जानते क्या होता है। जैसे जो पत्थर होता है, पत्थर पे आप कोई उकेड़ के कोई चीज़ लिख दिए पत्थर पे, तो उसे अभिलेख बोलते हैं। और कोई स्तंभ हुआ बड़े, जैसे कुतुब मीनार की तरह हो गए, कोई स्तंभ हुआ तो उस पर आप लिख देते हैं कोई अभिलेख, जैसे लिख देते हैं कि हमने लिखवाया है। जैसे कि नहीं, मेहरौली का अशोक का अभिलेख हुआ। और जैसे कि आप देखेंगे अभिलेख में एक बोगज कोई का अभिलेख है, उसमें इंद्र का वर्णन मिलता है, सबसे पुराना सबसे प्राचीन है। लेकिन अगर भारत का सबसे प्राचीन अभिलेखों की बात की जाए तो अशोक के अभिलेख को बोला जाता है, जो 300 ईसा पूर्व के आसपास है। अभिलेखों से जैसे कि हमें स्पष्ट जानकारी मिल जाती है, क्योंकि इस पर विश्वसनीय जानकारी है। क्योंकि अभिलेख में अगर जो चीज़ लिखा है उससे छेड़खानी होने की संभावना नगण्य है, ना के बराबर है। जैसे आप बताइए, अगर अभिलेख में आप कोई चीज़ लिख दिए या तो उसे आप मिटा दीजिए, ये नहीं हो सकता कि आप उसमें कोई करेक्शन कर सकें, क्योंकि करेक्शन करेंगे तो पता चल जाएगा अभिलेखों में। जैसे कि अशोक के विषय में जानना हो, अशोक को देखो देवान पीएम बोला जाता है, यानी देवों का प्रिय बोला जाता है। जैसे वहाँ उसके अभिलेख देखो, निट्टूर का, मास्की का, गुर्जरा का, उद्गोलम का अभिलेखों में उसको देवान प्रिय बोला जाता है। तो अभिलेख यही चीज़ें बताते हैं। अभिलेख जो हमेशा लिखे जाते हैं, जैसे कि उस समय भैया प्राचीन काल में पन्ने उन्ने थे नहीं कागज़ों को जैसे अब हैं, कोई चीज़ लिख दे। तो आप देखेंगे जो रामायण लिखा गया है, वाल्मीकि से पहले रामायण हनुमत रामायण लिखा गया था। हनुमान जी जो रामायण लिखा था पत्थरों पे लिखा था, अभिलेख ही, इसलिए उसको अभिलेखी रामायण भी बोला जाता है। इसीलिए उस जो राजा महाराजा थे तो अपना जो भी काम करते थे किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए इन्होंने मंदिर बनवाया, मान लीजिए कोई उन्हें स्मारक भवन, कोई मान लीजिए स्तंभ बनवाया, तो ये कैसे जानेंगे उन्होंने बनवाया है कि नहीं। उन्होंने अपना नाम लिखवा देते थे, क्यों बनवाते थे उसका उद्देश्य लिखवा देते थे, सारी चीज़ लिखा जाता था। जो अशोक के अभिलेख थे, अब जो लिखते थे अशोक के समय में, तो 3-4 भाषा हमें मिलता है। एक ब्राह्मी, एक खरोष्टी लिपि में, और एक यूनानी, एक अरमाइक लिपि में। जो ब्राह्मी लिपि है, यही ब्राह्मी लिपि से देवनागरी आपकी लिपि आई है, ब्राह्मी लिपि से। क्योंकि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं। जैसे कि बाएं से दाएं मतलब कि आप इधर से लिख रहे हैं कोई चीज़, लेकिन जो खरोष्टी होता है यहाँ से लिखा जाता है इधर की तरफ, तो होता है। तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले लगभग 1800 ईस्वी के आसपास जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक पे जानकारी हुई, जेम्स प्रिंसेप जो थे ब्रिटेन के थे, एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने ही ये पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को।
तो हमें अभिलेख से ये सब जानकारी मिल जाती है। सबसे जैसे पुराना आपका बोगज कोई का अभिलेख हमने बताया, जिसमें इंद्र देवता वरुण का उल्लेख मिल जाता है। और अब आते हैं स्मारक एवं भवन के विषय में। आप देखते होंगे हमारी सभ्यता कितनी है, 8000 साल पुरानी है, यानी कि ईसा के जन्म से पहले हमारी सभ्यता है। 8000 सोचिए। अब नए शोध यहाँ तक बताते हैं कि 8000 साल से पहले भी हमारी सभ्यता हुआ करती थी। जैसे कि आप देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता के खुदाई हुई, जो हड़प्पा स्थल मिले, जैसे कि आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, छोटूगई, मुंडीगढ़ और बनावली, और उसके बाद राजस्थान में कालीबंगा, ये सब स्थल मिले। इससे क्या होता कि इससे पहले भी मानव समाज का भारत में मानव समाज का अस्तित्व रहा है। उनकी विस्तार से एकदम बढ़िया प्रशासन नीतियाँ और साथ ही साथ उनकी व्यापारिक नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, धार्मिक नीतियाँ वर्तमान काल से बहुत हद तक मेल करती है, यानी और प्रेजेंट टाइम से बहुत हद तक मेल करती है। आप देखेंगे 1000 ईसा पूर्व तक हमें लोहे की ज्ञान हो जाता है। अतरंजी खेड़ा से हमें लोहे का ज्ञान प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो लोहे के आने से पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। देखिए होता पत्थर का समय, पत्थर आने से क्या जीवन परिवर्तित होता है। देखिए लोगों ने पत्थर से पहले अपने जीवन चलाया, फिर तांबे से चलाया, फिर लेकिन लोहा का ज्ञान लास्ट में, क्योंकि लोहे जब ज्ञान हुआ तो लोहे से क्या क्या उन्होंने लोहे से हल्की नोक फाल बनाए, और उसके बाद खेत की गहरी जुताई हुई। जब खेत की गहरी जुताई होगी तो उसके बाद मृदा की शक्ति बढ़ गई, पैदावारी ज़्यादा हुई। जैसे कि भाई धान गेहूँ जब ज़्यादा पैदा होगा, लोग ज़्यादा खाएंगे। जब जो लोग ज़्यादा धान का सेवन, यानी कि धान गेहूँ, जैसे कि धान का सेवन करेंगे, जैसे कि चावल खाने से फर्टिलिटी रेट बढ़ती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि शुक्राणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल से जो है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। इसका कारण लोहे के आने का होता है। तो अतरंजी खेड़ा समय लोहे का ज्ञान हो जाता है। आप फिर दशावतार मंदिर देखेंगे, फिर उसके बाद महादेव का मंदिर देखेंगे खजुराहो का, वहाँ आप फिर तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, ये सब क्या है, द्रविड़ शैली, नागर शैली, जो आपका नागर शैली उत्तर भारत को शैलियों को बताता है। आपका जो बेसर शैली है मध्यकालीन भारत को बताता है, और आपका जो द्रविड़ शैली है दक्षिण भारत के मंदिरों के विषय में बताता है। जो दक्षिण भारत में जो मंदिर बने हैं द्रविड़ शैली में बने हैं। जैसे वहाँ की आप देखेंगे जितनी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर हो गया, देखिए बना हुआ है। तो ये स्मारक एवं भवन भी योगदान है भारतीय इतिहास को जानने में। बात है मुहर जानते हैं मिट्टी की बनता है, कहते ना इतने मुहर दे दो। मुहर अमूमन जैसे हड़प्पा काल में देखिए मिट्टियों को होता था। मुहर में आप लेंगे उसमें ना देवी देवताओं का चित्रों का अंकन हुआ रहता है, और साथ ही साथ उसमें कई चीज़ें लिखी रहती है, लेकिन हालांकि वो अपठनीय है, उससे पढ़ा नहीं गया है। तो लेकिन वो भी विस्तार बताती है कई चीज़ इतिहासों के विषय में, प्राचीन इतिहास के विषय में। और आपका सिक्के हो गए, जो सिक्के हैं, सिक्के तो आप जानते हैं शीशा, पहले सातवाहन शासकों ने सबसे ज़्यादा शीशे सिक्का चलवाया, और साथ ही साथ जो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का चलवाया गया। जो सिक्का था, सिक्के का अध्ययन बोलते हैं न्यूमेटिक्स बोलते हैं। जो सिक्का होता है आप जानते हैं मुद्रा होती है किसी भी राज्य की। जैसे कि आप देखे होंगे मौर्योत्तर काल में सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे शीशे के, सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलते हैं। और सिक्के से ही हमें पता चल जाता है कि समुद्रगुप्त जो था बीड़ा बजाने का संगीत का प्रेमी था, क्योंकि समुद्रगुप्त के एक सिक्के के ऊपर, यानी सोने के सिक्के पर एक अंकन मिलता है, उस पर वह बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इससे पता चल जाता है, अनुमानता है कि समुद्रगुप्त को संगीत था पसंद, वह संगीत छपवा दिया है उस सिक्के पे। ये सब हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है सिक्के से। चित्रकला आप अजंता की चित्रकला देखिए,
अजंता चित्रकला आप बुद्धसत्व की देखेंगे चित्रकलाएँ, उसके संजीवनी यानी कि होता नहीं कि हूबहू प्रदर्शित कर, जैसे अभी आप उस चित्र को देखेंगे जैसे लग रहा है बोधिसत्व अभी खड़े हो जा रहे हैं, जैसे संजीवनी को ऐसे प्रदर्शित करता है। और आते हैं वेद साहित्यिक स्रोत, जैसे कि वो पुरातात्विक सबसे मान्य स्रोत हैं, क्योंकि इन स्रोतों से छेड़खानी नहीं की जा सकती, क्योंकि आप इन स्रोतों से छेड़खानी कर ही नहीं सकते, असंभव है। क्योंकि आप हम बोलेंगे कोई पत्थर पे कोई सिक्का पे कोई नाम काट दे, दूसरा नाम ही असंभव बात है, क्योंकि सिक्का ही खराब हो जाएगा। लेकिन हाँ, अब साहित्यिक स्रोत है तो इतना विश्वसनीय नहीं, लेकिन तब भी इतिहास के कालक्रम को निर्धारण करने में हेल्प मिलती है। जैसे वेद है गया, वेद से हम जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद से हमें ऋग्वेद से हमें अध्ययन मिल जाता है, जैसे कि अध्ययन यह जानकारी मिलती है कि जो आर्य लोग आए थे उनकी जीवन शैली कैसी थी, सामाजिक जीवन शैली थी, और राजनीतिक धार्मिक क्या खाते थे, क्या पीते थे, और साथ ही साथ क्या बेचते थे, उनके यहाँ की स्त्रियों दशाएँ कैसी थी, स्त्रियाँ कैसी थी, पढ़ने का अधिकार था नहीं अधिकार था, ये सब हमें जानकारी वेदों से मिल जाती है। और वेद के अलावा आपकी जानकारी जो हो जाती है महाकाव्य, आप महाकाव्य में देखेंगे रामायण महाभारत जो हैं, इनसे भी जानकारी आपको पर्याप्त मात्रा में भारतीय इतिहास को जानने में मिल जाएंगे। फिर आपका पुराण आता है, पुराण में आपका ब्रह्मवैवर्त पुराण, भागवत पुराण, और उसके बाद मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, इन सब से भी इतिहास के विषय में बहुत पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। यहाँ तक 12वीं शताब्दी तक इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाती है पुराणों के माध्यम से। फिर आते हैं खट दर्शन, यानी खट दर्शन भी इतिहास के विषय में बताते हैं, जैसे कि आपका न्याय दर्शन हुआ, और उसके बाद सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, इन सब के माध्यम से भी हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाती है। और आपका फिर आ जाता है खट दर्शन के बाद आपके फिर ये सीमित हो गए। खट दर्शन के बाद आप इसके बाद स्मृतियाँ आ जाती हैं, जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, मनु स्मृति। मनु स्मृति से जान सकते हैं कि भारत में जो प्रशासनिक नीतियाँ बनती थी मनु स्मृति का ही सहारा लिया जाता था। फिर आपके उपनिषद भी सहायक हैं, उपनिषदों में आपका बृहदन्य उपनिषद, और उसके बाद जबालोपनिषद। जबालोपनिषद में आपको जबाली ऋषि की घटना मिल जाएगी कि जबाली ऋषि ऐसे व्यक्ति थे जो किसी जैसे कि निचली कास्ट में पैदा हुए थे, और उसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से ब्राह्मणों को भी हैरान कर दिया था। फिर आप देखेंगे मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, इन सब चीज़ें हमें विषय में पूरा, जैसे मुंडकोपनिषद से आपको सत्यमेव जयते लिया गया था, जो आपका भारतीय सिक्कों में लिखा रहता सत्यमेव जयते, और नोटों में नीचे अशोक स्तंभ, यानी कि जो आप देखेंगे 1 रुपये के सिक्का में तो सत्यमेव जयते नीचे लिखा रहता है, मुंडकोपनिषद से लिया गया था ये। और इसके अलावा आपको उपनिषद के अलावा आपको जानकारी मिल जाएगी विदेशी यात्री, जैसे जो फाहियान आया था विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में आया था, उन्होंने गुप्त काल के विषय में बताया और प्राचीन इतिहास के विषय में बताया। ह्वेन-त्सांग आता है हर्षवर्धन के समय, वह भी बताता है इतिहासों के विषय में, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल पर अपना प्रकाश डालता है। और उसके बाद इटसिंग आता है, यानी कि ह्वेन-त्सांग आता है, इटसिंग आता है, वह भी आता है 7वीं ईस्वी में, नालंदा पढ़ता है, वहाँ के विशेषताओं भारतीय यानी कि वर्तमान परिदृश्य का सजीव चित्रण करता है। फिर मुस्लिम लेखकों में आ जाते हैं, मुस्लिम लेखकों में आपके आ जाते हैं अल सुलेमान अल मसूदी, जो महमूद गजनवी से रिलेटेड बातें बताते हैं, गजनवी कितना कुख्यात व्यक्ति था, और अलब्रूनी भी बताता है, यही सब चीज़ें बताते हैं। और आपके जो यूनानी लेखकों थे आपके हेरोडोटस हो गए, हेरोडोटस जो इतिहास के पिता बोले जाते हैं, प्लिनी हो गए, प्लिनी है, प्लिनी ये बताते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री के विषय में बताते हैं, भारत के प्राकृतिक इतिहास के विषय में, भारतीय लोग किसकी खेती करते थे, वनों का क्या महत्व है, पशु पक्षियों का क्या महत्व है, इस सब विषय में हमें जानकारी मिल जाती है नेचुरल ऑफ हिस्ट्री से, नेचर ऑफ हिस्ट्री है। तो और उसके बाद आपके जो और धार्मिक यानी कि अगर धार्मिक साहित्य से इतर जाएंगे, जैसे ब्राह्मण साहित्य से, तो आपको
बौद्ध साहित्य जैसे कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक से जानकारी मिल जाएगी। दीपवंश, महावंश से बुद्ध के विषय में और मौर्य काल के विषय में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। और जैन साहित्य जैसे परिशिष्ट पर्वन से आपको मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ जैन के विषय में जानकारी मिल जाएगी कि आचार्य महावीर स्वामी कौन थे, कितने तीर्थंकर थे, सब विस्तार से हमें जानकारी उसमें मिल जाएगा परिशिष्ट पर्वन में। फिर आ जाते हैं यहाँ पर जैसे कालिदास का हो गया अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, इन सब से भी हमें गुप्त काल की विस्तार जानकारी मिल जाती है, गुप्त काल राजाओं के विषय में। मेघदूतम कालिदास के जो प्रसिद्ध है उपन्यास या प्रसिद्ध नाटक है, उससे भी हमें जानकारी पर्याप्त रूप मिल जाती है गुप्त काल और हर्षवर्धन काल यानी के विषय में। और आप देखेंगे फिर विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, इनसे भी जानकारी मिल जाती है। बृहत कथमंजरी, इससे भी पर्याप्त जानकारी मिलती है, यानी कि मौर्य काल के विषय में जानकारी मिल जाती है। विशाखा दत्त में मौर्यों को शूद्र बताया गया है कि मौर्य जो है निचली कास्ट से पैदा हुए। इन सब हमें विस्तार से जानकारी अलग अलग ग्रंथों से मिल जाती है। यही हमारे इतिहास जानने के साधन रहेंगे। और इसके अलावा ये भी प्रश्न उठता है कि जो स्रोत हमें मिले हैं क्या वह स्रोत प्रमाणित हैं? देखो, जो हमारे इतिहासकार हैं खाली पूरा तात्विक स्रोत को ज़्यादा महत्व देते हैं और साहित्यिक स्रोत को कम महत्व देते हैं। साहित्यिक स्रोत में छेड़खानी हो सकती है क्योंकि साहित्यिक स्रोत जैसे वेद है, उपनिषद है, इसमें बदलना तो है असंभव, लेकिन बदला भी जा सकता है। और जैसे कि महाकाव्य है, रामायण महाभारत, इसमें भी कुछ बदला जा सकता है। चीज़ें होती हैं क्योंकि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, फिर तुलसीदास कृत रामचरितमानस पढ़े, आपको ज़मीन आसमान का अंतरा लगेगा। क्योंकि उसमें जो रामायण में वाल्मीकि कृत रामायण है, उसमें राम जो है एक मानव के रूप में चित्रित किए गए हैं, लेकिन तुलसीदास के राम है वो भगवान हैं। तो ऐसा आपको वर्ड दिखेगा, जैसे अंतराल दिखेगा, लेकिन पूरा तात्विक स्रोत में ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसमें कोई क्या अभिलेख में क्या करेगा? अब ऐसा कोई है नहीं कि मास्की गुर्जरा निट्टूर और बिजगोलम में जाके वहाँ के अभिलेख को कोई काट करके लिख दे अशोक नहीं थे। ऐसा संभव है? कोई काट ही नहीं पाएगा, काटेगा तो पूरा भट जाएगा। और वो लिपि भी नहीं कोई लिख पाएगा। भाई कोई बोल दे खरोष्टी लिपि लिख दो, कोई लिख लेगा? जल्दी नहीं लिख पाएगा। अरमाइक लिपि लिख लेगा? नहीं लिख पाएगा। ब्राह्मी लिपि तो लिख सकते हैं क्योंकि उसी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई, जो हम सब खड़ी हिंदी भाषा में लिखते, जो ये है देवनागरी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि का ही प्रादुर्भाव से हुआ है। तो हमारे इतिहास जानने के स्रोत हो गए। फिर इतिहास हम जान लेंगे, फिर इतिहास को जानने के बाद एक भी मन में प्रश्न उठता है कि जो हम इतिहास जान रहे हैं किस इतिहास के विषय में जान रहे हैं? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास कि आधुनिक इतिहास? तो आपको बता दें, इन सबसे आपको प्राचीन इतिहास के विषय में बखूबी जानकारी मिल जाएगी पुरातात्विक स्रोतों अभिलेखों से। लेकिन मध्यकालीन इतिहास के ऊपर हमें आश्रित होना पड़ेगा। किसके? लेखकों के ऊपर। वो भी लेखक कौन? अरबी तुर्की से आए लेखक अलबरूनी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और उसके बाद इब्न बतूता के ऊपर हमें भरोसा करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें भरोसा करना पड़ेगा इसके क्या नाम है, अमीर खुसरो के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। भाई उनकी जैसे साहित्य रहेगी तो वैसे हमें दिल्ली सल्तनत विषय में पता चलेगा। और मुग़ल काल के विषय में हमें जानने के लिए उसमें विदेशी साहित्य थोड़े बहुत काम आ जाएंगे। बाकी उनका आपको अकबरनामा और साथ ही साथ सब बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उससे हम जान सकते हैं ये सब विषय में, इतिहास के विषय में। रही आधुनिक काल के विषय में, आधुनिक काल के विषय में हमें जानकारी तो वैसे श्रुतियों के माध्यम से, यानी घटनाएं अनवरत रूप से एक दूसरे के समानांतर चलती रही, तो इनके सबसे हम ऐतिहासिक यानी कि आधुनिक काल के विषय में भी जान जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। आगे हम चर्चा करेंगे पत्थरों के युग के विषय में, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है, इसके विषय में। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।